Hi everyone, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। मैं अजहर सर आपका बायोलॉजी मेंटोर फिर से आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे भी बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए कोर बायोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं बायोलॉजी के पांचों चैप्टर का वन शॉट सीरीज। और ये वन शॉट सीरीज एक ऐसी सीरीज होने वाली है जो आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिलाएगी। स्टूडेंट्स, इस दिशा में जो मैंने पहला चैप्टर चूज किया है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, सो दैट इस चैप्टर को हमने प्यारे बच्चों दो सीरीज में मैंने बांट दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 वाला लेक्चर मैंने खत्म किया, लगभग में 1 आवर का वो चैप्टर है, और पार्ट 2 वाला चैप्टर भी आज 1 आवर का ही होने वाला है। मतलब कि पूरा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर विद इन 2 आवर में मैं खत्म करूंगा और 2 घंटे में एक कंप्लीट प्रिपरेशन एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की। तो आइए आज जुड़ते हैं पार्ट 2 के सीरीज में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनल तक खत्म किया था। एलिमेंट्री कैनल सिस्टम, क्या आप बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर आप जरूर रिप्लाई करिएगा प्यारे बच्चों कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। तो आपने बताया था कि सर एलिमेंट्री कैनल सिस्टम आर ऑफ 5 पार्ट्स। नंबर 1 माउथ, ठीक है, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। प्यारे बच्चों, माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं, इसी माउथ को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, इसी माउथ को हम बकोफेरेंजियल कैविटी भी कहते हैं। ये फूड पाइप, इसे हम ओसोफेगिस कहते हैं। फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है एंड लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ये जो आप यहाँ पर एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में इधर एलिमेंट्री कैनल के पार्ट थे और उधर कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी और इन ग्लैंड से निकलने वाले इंपॉर्टेंट एंजाइम्स थे। ये मैंने पार्ट 1 के सीरीज में खत्म किया है। अगर मैं इस लेक्चर को आपने मिस किया हो तो पार्ट 1 के सीरीज में जाइए और वहां से इस लेक्चर को कंप्लीट आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का जो एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया, उसको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं और कंप्लीट तरीके से एक एक ऑर्गन को समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए जुड़ते हैं स्टूडेंट यहां पर। बस थोड़ा सा आप वेट कर लें प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्टूडेंट आपको मैं, या ठीक है, हाँ ये देखिए प्यारे बच्चों, दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि एलिमेंट्री, इसमें पढ़ना है हमको एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। एकदम पैनिक नहीं होना प्यारे बच्चों, एकदम पैनिक नहीं होना यार। देखिए, किसी भी चीज को पाने के लिए ना, जिंदगी में जो सबसे बड़ी चीज है वो है पेशेंस। जिस बंदे के पास धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, वो कोई भी मंजिल अचीव नहीं कर सकता। तो धैर्य रखिए। जब भी कोई लेक्चर शुरू हो, हाथ में पेन और कॉपी उठाइए और उसको लिखिए। लिखना एजुकेशन में, और खासकर जो एकेडमिक सेशन चलते हैं ना, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एक अलग प्रिपरेशन होती है और जहां पर आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में ना, उसकी थोड़ी सी आइडियोलॉजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आइडियोलॉजी से अलग होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो आइए देखते हैं एलिमेंट्री कैनल सिस्टम क्या होता है। तो मैं यहां पर आपको फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूं प्यारे बच्चों कि एलिमेंट्री में आपने 5 पार्ट लिखा था। आपने कहा था सर कि माउथ जो है ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का। फिर आपने कहा था कि इसी को यूसोफेगस कहते हैं बेटा, या तो इसी को आपने क्या कहा था, फूड पाइप कहा था। ठीक है, देन स्टमक है, क्या है, स्टमक। फिर नंबर 4 स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लास्ट वन इज द large intestine।
These are the part of the alimentary canal system. These are the part of the alimentary canal system. स्टूडेंट, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, प्यारे बच्चों, एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूं आपके लिए कि why the rectum and anus, why the rectum and anus are not part of the elementary canal system. एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। आप ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया रेक्टम और एनस एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट क्यों नहीं है, केवल ये 5 ही एलिमेंट्री में क्यों आते हैं। तो इसका आंसर आप इस तरीके से एग्जाम में रिप्लाई करेंगे, इसका आंसर आप रिप्लाई करेंगे कि देयर इज नो एंजाइमेटिक activity, there is no enzymatic activity takes place, there is no enzymatic activity takes place, so that the rectum and anus is not part of the alimentary canal system. अरे भैया आप माउथ में देखो, माउथ में सलेवरी ग्लैंड है, सलाइवा रिलीज कर रही है, यहाँ पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है। हर एक पार्ट में, एलिमेंट्री कैनल में, माउथ में, ओसोफेगस में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, हर जगह एंजाइमेटिक एक्टिविटी चल रही है। लेकिन केवल रेक्टम और एनस ही ऐसा पार्ट है जहां पर कोई एंजाइमेटिक एक्शन चलता ही नहीं है। तो जहां पर भैया कोई एंजाइमेटिक एक्शन नहीं चलता है उसको हम एलिमेंट्री का पार्ट इसी वजह से नहीं मानते। ठीक, अब मेरी बात सुनिए प्यारे बच्चों, एक एक बात आपको एक्सप्लोर कर दूंगा यार, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहां पर देखिए ध्यान से, ये माउथ है, यहां पर है ये आपका माउथ, देखिए यहां पर आपको साफ दिख रहा है स्टूडेंट। मैं जस्ट मिनट वेट, मैं इमेज आपकी देख लूं कि थोड़ा सा क्लियरिफाई हो रही है, बिल्कुल क्लियरिफाई हो रही है प्यारे बच्चों। ये देखिए यहां पर स्टूडेंट, ये जो है माउथ है, ये इस पार्ट को क्या कह रहे हैं आप, माउथ, ठीक है। तो ये जो माउथ है इसको हम कह दें कि ये क्या है, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये क्या है, एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पहला पार्ट है, ठीक। एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का ये कौन सा पार्ट है प्यारे बच्चों, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब बताइए कि इस माउथ के अंदर यहां पर एक ग्लैंड है प्यारे बच्चों, उस ग्लैंड को आप क्या नाम दे रहे हो, उस ग्लैंड को आप कह रहे हो सर, उस ग्लैंड का नाम है सैलिवरी ग्लैंड। क्या नाम है, सैलिवरी ग्लैंड। चलिए मैं आपसे बोलूं कि बच्चा बताओ उस सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम क्या रिलीज होगा, तो आप कहोगे सर वहां से तो सलाइवा निकलता है। सलाइवा जो हम लार को कहते हैं, जब कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आता है ना बच्चा, उस पानी को हम सलाइवा कहते हैं। और इस सलाइवा के पास प्यारे बच्चों एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम को हम कहते हैं सैलिवरी अमाइलेज। क्या कहते हैं, सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिवरी अमाइलेज कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई स्टूडेंट, ये बात क्लियर हुई कि सैलिवरी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलेगा, सैलिवरी अमाइलेज निकलेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एंजाइम है ये किसको ब्रेक करेगा, किसको तोड़ेगा, फूड के अंदर जो स्टार्च होगा, किसको ब्रेक करता है, फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उस स्टार्च को ये सैलिवरी अमाइलेज ब्रेक करने का काम करता है। माउथ पूरी तरीके से तैयार हुआ बेटा, अरे हुआ ना यार, हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरी बात सुनिए, माउथ के अंदर दांत होते हैं, टीथ होते हैं बेटा, भैया सभी के पास दांत है यार। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एडल्ट टीथ का फॉर्मूला क्या होगा। क्या, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि एडल्ट टीथ का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे भाई दांत जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक जो होते हैं मिल्क टीथ होते हैं, दूध वाले दांत, है ना, जिसे हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। और जो आपके पास जो टीथ है, आप एडल्ट हो गए हो तो ये परमानेंट टीथ है, अब टूट गया दोबारा नहीं आएगा। तो जो परमानेंट टीथ है, मतलब जो एडल्ट टीथ है,
उसका फॉर्मूला होता है, याद करिएगा, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब आपको मैं ये नहीं समझाऊंगा भैया कि इंसीजर क्या होता है, कैनाइन क्या होता है, मोलर क्या होता है, प्री मोलर क्या होता है। तो बाबू देख, अपर जा, लोअर जा, टोटल नंबर ऑफ जा है ये, और टोटल नंबर टीथ है। ऐसे देख, 213 हो गया, 325, 538, 8 ऊपर 8 नीचे, कितना हो गया 16, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारे दांत का फॉर्मूला है, ये याद हो गया। तो माउथ में पूरी तरीके से आपको पढ़ा दिया। ठीक, देख बेटा, ये वन शॉट सीरीज है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक अदना सा पॉइंट ना छूटे। ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, 1 घंटे की जगह यार 1 घंटा 5 मिनट हो जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चल अब देख, अगला पार्ट जो एलिमेंट्री का है, अगला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का है, वो क्या है, वो क्या है बेटा, यूसोफेगस। क्या है, इसी को आप फूड पाइप कहते हो, इसी को क्या कहते हो, फूड पाइप। अब बच्चा यहां पर आपको फोकस करना है, यहां पर क्या करना है, फोकस करना है। ठीक है, इस फूड पाइप के अंदर यहां पर एक मूवमेंट चलती है, क्या चलती है, एक मूवमेंट चलती है। इस फूड पाइप के अंदर क्या चलती है, एक मूवमेंट चलती है। ठीक है, उस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं बेटा, ठीक है, फूड पाइप, फूड पाइप, पाइप परफॉर्म, परफॉर्म कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। फूड पाइप के अंदर कैसा मूवमेंट चलता है प्यारे बच्चों, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट चलता है। अब आप कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पेरिस्टालिसिस। बेटा बात समझो, जब आप खाने को, जब फूड, कॉम्प्लेक्स फूड को आप चेविंग करोगे, चबाओगे, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, फिर स्वेल करोगे, निगलोगे, तो खाना जब फूड पाइप में जाएगा, फूड पाइप क्या है, फूड पाइप इट इज द मस्कुलर ऑर्गन, एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो अगर मैं फूड यहां पर आएगा तो ये हिस्सा तन जाएगा, तनेगा, फिर फूड और नीचे जाएगा तो नीचे वाला हिस्सा तन जाएगा और ऊपर वाला सही हो जाएगा। फिर तो जैसे जैसे फूड नीचे आएगा तो यहां पर कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं। जैसे जब फूड यहां आया, मस्कुलर ऑर्गन है ये फूड पाइप, तो ये हिस्सा तन जाएगा, फिर जब नीचे आएगा तो ये हिस्सा ऊपर वाला सही हो जाएगा, नीचे वाला तन जाएगा। तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो फूड पाइप आपका क्लियर हुआ। चलिए अब यहां पर आइए, स्टमक। देखिए अगला पार्ट आपकी एनसीईआरटी क्या बोल रही है प्यारे बच्चों, स्टमक कह रही, क्या कह रही है, स्टमक। ये जो है, ये स्टमक जो है तीसरा पार्ट है एलिमेंट्री का। कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल सिस्टम। ठीक है, तो स्टमक के अंदर प्यारे बच्चों एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड इसके अंदर है, इसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम कौन क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब प्यारे बच्चों इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या क्या रिलीज होगा, ध्यान से देखिए, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करेगी, क्या रिलीज करेगी बाबू, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करेगी, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यहां पर रिलीज करेगी गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात समझ में आ गई। और स्टमक के अंदर क्या होता है, म्यूकस भी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, म्यूकस। तो इतनी बात आप याद रखिए, इतनी बात आप याद रखिए अबाउट द गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस, एससीएल एंड म्यूकस। ठीक, अब जो एससीएल क्या करता है, कभी कभी जब हमारा फूड कॉन्टामिनेटेड होता है, फूड में हमारे जम्स होते हैं और वो पेट में जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे क्या करता है, मार देता है, किल कर देता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों म्यूकस क्या करता है, अरे भाई आप सोचो कि अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी एक बूंद आपकी स्किन पे अगर में गिर जाए तो उसका नेचर कोरोसिव होता है, आपकी स्किन बर्न कर जाएगी, जल जाएगी, खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो आप सोचो ना कि जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके स्टमक में है
तो क्या स्टमक की वॉल को खराब नहीं करती है? नहीं कर पाएगी, क्योंकि स्टमक के अंदर म्यूकस की एक कवरिंग है। म्यूकस की क्या है? कवरिंग है। तो ये म्यूकस जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से म्यूकस की वजह से स्टमक क्या रहता है? प्रिवेंट रहता है। ठीक है बाबू, वैसे तो अगर मैं डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए तो जो आपका स्टमक है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, कार्डियक पार्ट, फंडिक पार्ट एंड पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, तो उतना डिटेल नहीं करना है, थोड़ा सा आप इधर ध्यान से देखिए। अब बाबू आ जाओ यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाओ। कहां पर आ जाओ? अगला पार्ट देखिए यहाँ पर है आपका, ये देखिए ये पार्ट है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये भी एलिमेंट्री कैनल का आपका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अच्छा बेटा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से देखिए, इंटेस्टाइन से हमेशा कौन सा जूस निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस। कौन सा जूस निकलता है प्यारे बच्चों? इंटेस्टाइन से कौन सा जूस निकलता है आप बताओ? इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। कौन सा जूस निकलता है? इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। कोई पूछेगा कि फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहां पर होता है, क्या बताओगे? स्मॉल इंटेस्टाइन इज द एरिया वेयर इज द डाइजेशन ऑफ द कंप्लीट फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा एरिया है जहां पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, अब चलिए, अच्छा बेटा एक चीज और, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक चीज और होती है जिसका नाम है विली। क्या होता है बेटा? विली। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाया जाता है? विली। विली क्या करता है? इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। ठीक, अच्छा चलिए, एक एक चीज हो गई प्यारे बच्चों, मैं इसको अब रिमूव कर रहा हूं। ठीक, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिएगा। ठीक, आ जाइए, इसको थोड़ा सा प्यारे बच्चों हम कर देते हैं रिमूव। ठीक, अब यहां पर आइए, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया और यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी एलिमेंट्री कैनल सिस्टम का पार्ट है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, है ना, व्हाट इज द एसेसरी ऑर्गन, राइट द नेम ऑफ द, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर कि राइट द नेम ऑफ एसेसरी ऑर्गन, राइट द नेम ऑफ accessory organ, write the name of accessory organ that are not, that not part of alimentary canal, that not part of alimentary canal but help in डाइजेशन। देखिए कुछ ऐसे एलिमेंट जो है, कुछ ऐसे एसेसरी ऑर्गन के नाम लिखने हैं जो कि एलिमेंट्री का पार्ट तो नहीं है लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला जो पार्ट मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं उसका नाम क्या है? लीवर। क्या नाम है? लीवर। पहला पार्ट क्या है? लीवर। अब यहां से ध्यान से देखिए, लीवर क्या है भाई? लार्जेस्ट ग्लैंड है प्यारे बच्चों। लीवर क्या है? देखिए यहां पर लीवर है, ये लीवर लिखा है, ये लीवर है। ठीक है, इधर आप देखिए, ये हिस्सा क्या है? लीवर है। ठीक है, तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ इन आवर बॉडी, बड़ी ग्लैंड है। ठीक है, और इसका वेट कितना होता है प्यारे बच्चों? इसका जो वेट है वो होता है 1.5 किलोग्राम। बॉडी में जो है लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलो का होता है। कलर कैसा होता है? रेडिश एंड ब्राउनिश, रेडिश एंड ब्राउनिश। ठीक, अच्छा, ये रिलीज क्या करेगा भाई? ठीक है, ये रिलीज क्या करता है? ठीक है, रिलीज क्या करता है प्यारे बच्चों? ये रिलीज करता है बाइल जूस। क्या? बाइल जूस कहां से रिलीज होता है? लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस। ये देखो, ये लीवर है, इस लीवर से क्या निकल गया? बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस कहां से निकलता है? लीवर से निकलता है। और बाबू जो ये लीवर से बाइल जूस निकला, इसका काम क्या होता है? फैट इमल्सिफिकेशन, फैट इमल्सिफिकेशन, ये फैट के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। तो फैट को डाइजेस्ट कौन करता है? बाइल जूस करता है। निकला कहां से? लीवर से। ठीक है, अगला बेटा,
अगला ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो हिस्सा है, जब लीवर से बाइल जूस निकलता है तो स्टोर भी होने के लिए कोई जगह चाहिए। तो बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? बाइल जूस स्टोर कहां पर होगा? स्टोर इन गॉल ब्लैडर। कहां पर? गॉल ब्लैडर। बाइल जूस स्टोर कहां पर होगा? गॉल ब्लैडर में। देखो यहां पर एक नीचे हिस्सा दिया होगा गॉल ब्लैडर का प्यारे बच्चों, ये देखो, ये गॉल ब्लैडर यहां पर है, ठीक है, स्मॉल सा। तो जब लीवर से बाइल जूस निकलता है तो ये बाइल जूस स्टोर कहां पर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। कहां पर? गॉल ब्लैडर में। ठीक, ये तो रहा। ये एलिमेंट्री का पार्ट नहीं है, लीवर एलिमेंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन में क्या कर रहा है? एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इस वजह से इसको हम एसेसरी ऑर्गन कह देंगे। ठीक है, अच्छा, एक एसेसरी ऑर्गन और है प्यारे बच्चों, जिसका नाम क्या है? पैंक्रियास। क्या नाम है? पैंक्रियास। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है प्यारे बच्चों ये। अब बाबू यहां पर ध्यान से देखो, पैंक्रियास से क्या क्या रिलीज होगा? देखो, पैंक्रियाज वैसे 3 सेल से मिलके बनी है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। इतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन पैंक्रियाज एक हार्मोन भी रिलीज करती है बाबू। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन हार्मोन। ये भी आज ही याद कर ले, पैंक्रियाज कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन हार्मोन। पैंक्रियाज से और क्या क्या सिक्रीशन होना है, ध्यान से देख लो। पैंक्रियाज और क्या क्या रिलीज करेगा? पैंक्रियाज एक तो निकालेगा बाबू ट्रिप्सिन। क्या निकालेगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन निकालेगा, जो कि प्रोटीन को तोड़ता है। किसको ब्रेक करेगा? प्रोटीन को तोड़ देगा। किसमें? अमाइनो एसिड में। प्रोटीन को किसमें तोड़ देगा? अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। और एक ये क्या रिलीज करेगा बाबू? ये पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या? पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम को रिलीज करेगा। अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज किसको ब्रेक करता है? स्टार्च को। किसको? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। और एक निकालेगा लाइपेज। क्या बेटा? लाइपेज। लाइपेज किसको तोड़ेगा? फैट को तोड़ेगा। किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। देखिए, ये तो हो गया एसेसरी। मैंने यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा? मैंने लिखा कि ऐसे 2 एसेसरी ऑर्गन का नाम बताओ जो कि एलिमेंट्री का पार्ट नहीं है, लेकिन डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने 2 का नाम लिखा, लीवर, ठीक है, एक पैंक्रियाज। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी मैंने उस अपने चार्ट में, जो प्रीवियस लेक्चर का हमारा चार्ट था, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था बेटा, उसमें मैंने पूरा समझाया है। इसको थोड़ा सा मैंने और एलेबोरेट कर दिया आपके लिए। क्लियर है एकदम? नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। समय कितना हो गया? चलिए 23 मिनट हो गया बेटा इसी लेक्चर को समझाने में। काफी लंबा लेक्चर गया, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बड़ा इफिशिएंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा बेटा। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा इसका। चलिए, बहुत अच्छा। अब स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा चलते हैं आपको लेके दोबारा से उस सीरीज के ऊपर। देखिए, अब यहां से जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो है रेस्पायरेशन का। क्या है? रेस्पायरेशन। चलिए थोड़ा सा रेस्पायरेशन को समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, दिख रहा है? साफ है? चलिए, तो ये देखिए, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि डिफाइन द रेस्पायरेशन, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द रेस्पायरेशन प्यारे बच्चों। तो देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ द रेस्पायरेशन। आपने देखा एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। अब बाबू शॉर्ट में यहीं पर एक बात समझा दे रहा हूं, एक क्लू दे दे रहा हूं। एरोबिक में जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, क्या हो? जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो उसको एरोबिक कहेंगे। जहां पर ऑक्सीजन की क्या हो? अब्सेंस हो बाबू, उसे क्या कहेंगे? एनारोबिक कहेंगे। तो ये पहले दिमाग में एक आइडियोलॉजी बना लो, एक आइडिया बना लो। जहां ऑक्सीजन है वो एरोबिक, जहां ऑक्सीजन नहीं है वो एनारोबिक। तो हम लोग ह्यूमंस क्या है, एरोबिक हैं कि एनारोबिक? हम लोग एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हम बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर सकते, तो हम एरोबिक हैं। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर ले, वो कैसे होते हैं बेटा? एनारोबिक होते हैं। ठीक है, अब देखो, तो अब दोनों में यहां पर हमें डिफरेंस करना है। क्या करना है? हमें दोनों में यहां पर डिफरेंस करना है। यहां पर देखो, एरोबिक में क्या है? दे टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म आएंगे
ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वर्क करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे। और ये देखो टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात क्लियर हुई। पॉइंट नंबर 2, इंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्यारे बच्चों, जो इंड प्रोडक्ट होगा एरोबिक रेस्पिरेशन में वो क्या होगा, CO2 होगा और प्लस वाटर होगा। लेकिन जो इंड प्रोडक्ट होगा जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में वो इथेनॉल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है। और आइए यहां देखिए, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू द एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहां पर देखिए लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखिए क्या लिखा है फिर, टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये कह रहा है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो दो जगह चलती है, साइटोप्लाज्म में और कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्यारे बच्चों, ये कोई एक सेल है, तो ये सेल का न्यूक्लियस है। सेल का क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो बाबू ये जो हॉलो कैविटी दिख रही है सेल की, इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में भाई सेल ऑर्गेनेल है, इसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम है। अब एक बात समझो यहां पर कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो नंबर 1 साइटोप्लाज्म में भी चलेगी और इस माइटोकॉन्ड्रिया में भी चलेगी। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यहां पर देखो टेक्स प्लेस इज ओनली कहां पर, साइटोप्लाज्म। ये केवल साइटोप्लाज्म में चलती है। ठीक है। चलिए फिर यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यहां पर ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट जाता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, मतलब जो C6H12O6 जो ये ग्लूकोज का कंपाउंड है, ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन यहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होगा बेटा। मतलब यहां पर जो ग्लूकोज ब्रेक तो होगा लेकिन पार्शियल होगा। क्या होगा, पार्शियल, थोड़ा सा टूटेगा। ठीक है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों फिर क्या लिखा है कि इट अकर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन इट अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया, एनारोबिक कहां चलता है, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। और ये ईस्ट के अंदर भी चलता है। कहां पर भाई, ईस्ट के अंदर कैसा रेस्पिरेशन चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। ठीक। इक्वेशन बेटा देख, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या है, जब ग्लूकोज ब्रेक होगा तो पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और एनर्जी होगा। क्या होगा, एनर्जी होगा। लेकिन जो एनारोबिक का इक्वेशन है बाबू, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा तो क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा, C2H5OH, ये फॉर्मूला होता है इथेनॉल का। क्या बनेगा, इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। देखिए यहां पर लिखा है कि मसल सेल, जो हमारी मसल सेल्स होती हैं, अगर में हमारी मसल सेल के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो ग्लूकोज पहले पायरुवेट में टूटेगा, बनाएगा क्या, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में एक रेस्पिरेशन का अच्छा सा डायग्राम, रे डायग्राम है, लेकिन इस वन शॉट सीरीज के अंदर मैं उसको कवर अप करूंगा बाद में एक अलग लेक्चर के फॉर्म में। हम ये एग्जाम के लिए लेके आए हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया डिफरेंशिएट करो बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दीज आर द की पॉइंट अबाउट द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशंस। भाई कम से कम 4-5 पॉइंट, अगर मैं ये क्वेश्चन मान लो 5 नंबर में आ गया एग्जाम में, तो ये 4-5 पॉइंट आपके पास एग्जाम के लिए होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई। चलिए तो अब प्यारे बच्चों हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चलिए प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। अच्छा बेटा, यहां पर देखिए ये टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा कि गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। देखिए जो यहां पर एक बात लिखी है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। आप ये बात समझ रहे हो क्या कि टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर रहते हैं। कहां पर, लैंड पर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल कहते हैं।
तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑक्सीजन कहाँ होता है? डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो पानी के अंदर जो डिजोल्व, भाई पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है ना, वो फ्री फॉर्म में नहीं है, वो डिजोल्व है वाटर के अंदर। तो जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो डिजोल्व ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट इन लो इन वाटर, देयरफॉर दे ब्रीथ फास्टर। अब बाबू यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो तेजी के साथ रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो स्लो रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? तो भैया जो टेरेस्ट्रियल है, हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, तो हमें ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में मिल जा रही है, तो हम आसानी से इनटेक कर रहे हैं, भाई ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। लेकिन जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो लो है, तो इस वजह से वो फास्टर रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब यहां पर आ जाओ बाबू, देख यहां पर अब अगला टॉपिक पे लेके चलता हूं, जहां पर है आपका क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है प्यारे बच्चों? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, देखिए एक तो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। अरे भाई ये नाक को ही क्या करा, नाक शरीर के बाहर है ना, तो कहेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक है। उसके बाद बेटा नजल कैविटी, नोज के अंदर दो होल है, उसको क्या बोलेंगे? नजल कैविटी। देन ट्रैकिया, देन क्या? ट्रैकिया, ठीक है यहां पर। देन ट्रैकिया, ट्रैकिया के आगे ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। शायद आपको बात में समझ में आई। चलिए यहां से एक डायग्राम आपको दे देता हूं, इस डायग्राम से आपको थोड़ा सा जो है ये क्लियर होगा। सपोज दैट प्यारे बच्चों कि यहां पर नोज है, यहां पर क्या है? नोज है, ठीक है। नोज के अंदर ये नोज है, ठीक है। इसके अंदर नजल कैविटी होगी, जो ये बात लिखी है नजल कैविटी। फिर क्या होगा? ट्रैकिया होगा बेटा, क्या होगा? ट्रैकिया होगा। ट्रैकिया के बाद क्या होगा? ब्रोंकी होगा। देखो इसको क्या कहेंगे? ब्रोंकी। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोंकी। फिर क्या लिखा है? ब्रोंकियोल्स। तो इसमें जो है, इसमें जो ब्रांचिंग हो जाएगी, देखो इस तरीके से क्या हो जाएगी? ब्रांचिंग हो जाएगी। ब्रांचिंग हो गई। इस ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और लास्ट में क्या लिखा है? एल्वियोलाई। तो ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई बोलते हैं। तो कभी कभी इस को एग्जाम में अरेंज करने के लिए रख देता है कि इस पैटर्न को उल्टा सीधा लिख देगा, कहेगा कि इस पैटर्न को अरेंज करो। बात समझ में आ रही है? तो अरेंज इसी तरीके से, ये सीधा पैटर्न आपको याद होना चाहिए। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। तो प्यारे बच्चों इसको मैं इसलिए थोड़ा सा जोर देके कह रहा हूं कि ये जो पैटर्न यहां पर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये पैटर्न एग्जाम में पूछता है, ये पैटर्न एग्जाम में आता है। तो इस पैटर्न पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए अगली बात क्या लिख रहा है बेटा? अ रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द थ्रोट इंश्योर दैट द ट्रैकिया एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज द लेस एयर इन इट। देखिए क्या कह रहा है कि यहां पर रिंग ऑफ कार्टिलेज है। क्या है? रिंग ऑफ कार्टिलेज। अभी आप देखो ना, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ऐसे ऐसे यहां पर, तो इसको क्या कहते हैं? रिंग ऑफ कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ये इंश्योर करती है कि जो विंड पाइप है, जो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंस इन द थ्रोट, है ना, इंश्योर दैट द ट्रैकिया पैसेज डज नॉट कोलैप्स व्हेन द लेस एयर इन इट। मतलब भैया देख इधर से भाई ट्रैकिया भी है, फिर फूड पाइप भी है, विंड पाइप भी है ना, तो ये आपस में कोलैप्स ना करे, है ना, उसको इंश्योर कौन करता है बाबू? कौन करता है? ये रिंग ऑफ कार्टिलेज करता है। उसके बाद लंग्स है बेटा, तो लंग्स आप जानते ही हो। चलो लंग्स की पोजीशन क्या है बेटा? लंग्स की पोजीशन क्या है आप बताओ? लंग्स कहां पर लोकेट कर रहा है? देखो इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी, और ये फिर एब्डोमिनल कैविटी, कमर के नीचे वाला हिस्सा पेल्विक कैविटी कहलाता है, ठीक है। तो लंग्स हमारा लोकेट करता है जो है थोरैसिक कैविटी में। प्रेजेंट इन द थोरैसिक कैविटी, देख लिखा हुआ यहाँ पर। तो ये थोरैसिक कैविटी जहां पर लंग्स यहाँ पर है, उसके उस कैविटी को, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी कहते हैं, ठीक है। दे आर स्पॉन्जी, कैसा होता है? स्पॉन्जी होता है। इलास्टिक बैग कंसिस्टिंग द ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोलाई। तो ये सब कुछ कंसिस्ट क्या करता है? यही तो देखो यहाँ पर समझाया था, ब्रोंकी,
ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई। ठीक, चलिए अब जो है, चल भाई आगे देखते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आगे देखिए क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अकर्स इन टू फेजेस। रेस्पिरेशन कितने फेज में अकर्स होती है प्यारे बच्चों? दो फेज में रेस्पिरेशन अकर होती है। ठीक है, कौन सी? रेस्पिरेशन अकर इन टू फेजेस। ठीक, एक्सटर्नल ब्रीदिंग विच इज द मैकेनिकल प्रोसेस एंड इंटरनल द सेलुलर प्रोसेस। प्यारे बच्चों देखो, एक तो होता है, एक होता है, हम कहते हैं ना कि एक एक्सटर्नल ब्रीथिंग है और एक क्या है, इंटरनल सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो दो फॉर्म में चल रही है, एक्सटर्नल और इंटरनल। भाई जो ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज द केमिकल प्रोसेस या सेलुलर प्रोसेस। आप बात समझो, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो एक्सटर्नल में ब्रीदिंग लिखा है बाबू, आप यहां खड़े हो, मैं यहां खड़ा हूं, जब तक मैं ऑक्सीजन को इनटेक नहीं करूंगा फिजिकली, वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी। तो हमें ऐसे सांस लेना पड़ेगा तब तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो ये एक्सटर्नल हो गया ब्रीदिंग विच इज द मैकेनिकल प्रोसेस। हम क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं। तो जब ये ऑक्सीजन अंदर जाएगी इंटरनल, तो वहां पर इसका एक्शन होगा। भाई यहां पर क्या होगा? एक्शन होगा। तो उसे कह देंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बाबू देखिए यहां क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करना। ठीक है, तो इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन को इनटेक करना। और एक्सहेलेशन में क्या करेंगे? सांस को बाहर छोड़ना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या क्या होगा बेटा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय डिफ्यूजन। मान लो बेटा कि यहां पर एक बैक्टीरिया है, क्या ये बैक्टीरिया रेस्पिरेशन करेगा? ये बैक्टीरिया क्या करेगा? रेस्पिरेशन करेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा। ये अगर में बैक्टीरिया है तो क्या ये रेस्पिरेशन करेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल करेगा। लेकिन देयर इज नो एनी ऑर्गन फॉर द रेस्पिरेशन। यहां पर कोई ऑर्गन तो है ही नहीं है रेस्पिरेशन के लिए। तब ये कैसे रेस्पिरेशन करेगा? भाई आप बताओ, कैसे रेस्पिरेशन करेगा ये? प्यारे बच्चों ये रेस्पिरेशन करेगा ऐसे अपने आउटर कवरिंग से। कहां से? अपने आउटर कवरिंग से ये रेस्पिरेशन करेगा बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। बात समझ में आ रही है? बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक, चलिए अब एनिमल कैसे बाय रेस्पिरेशन जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे? एज द बॉडी साइज इज लार्ज डिफ्यूजन अलोन इज नॉट एनफ। भाई जो अगर में हम ह्यूमन की बात करें और एनिमल्स की बात करें तो उनकी जो बॉडी का साइज होता है ना वो बहुत बड़ा है। तो जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए सफिशिएंट है ही नहीं। अरे भैया ये बैक्टीरिया था, इतना बड़ा मैंने बनाया है, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। बैक्टीरिया एक टाइनी ऑर्गेनिज्म होता है जो नेकेड आई से दिखता भी नहीं है, उसके लिए डिफ्यूजन है। लेकिन जो एनिमल्स है, जिसमें ह्यूमन अगर में आ रहा है, एनिमल अगर में आ रहा है, तो उनकी बॉडी की साइज बड़ी है, तो वहां पर डिफ्यूजन से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फुलफिल नहीं हो पाएगा, वो एनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। फिर क्या लिखा है? रेस्पिरेशन पिगमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बाबू ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि रेस्पिरेशन पिगमेंट क्या होता है। बाबू रेस्पिरेशन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, देखिए यहां नीचे लिखा भी होगा, ध्यान से देख। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है एक नंबर के लिए बेटा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हम किसको कहते हैं? हीमोग्लोबिन को कहते हैं। विच इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कार्पसल्स। बाबू जो हमारी आरबीसीज होती है ना, जो हमारी आरबीसीज होती हैं, देख क्या लिखा है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन विच प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स। जो हमारी आरबीसीज होती हैं इनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और यही ऑक्सीजन को क्या करती हैं? पकड़ लेती हैं। क्या? ऑक्सीजन को ट्रैप कौन करता है? आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है यही ऑक्सीजन को पकड़ लेती हैं, ट्रैप करती हैं। ठीक है, और इसी हीमोग्लोबिन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैच करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और
ऑक्सीजन को जो एक्सचेंज करने का काम है, लेने ऑक्सीजन को लेना और CO2 को बाहर निकालना, ये किसका है? हीमोग्लोबिन का है। ठीक है, फिर देखो, इट हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मतलब जो हीमोग्लोबिन होता है वो ज्यादा किसको कैच करता है प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन को। किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सोलेबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा सोलेबल है वाटर के अंदर देन द ऑक्सीजन, सो इट इज गेट डिसॉल्व इन द ब्लड एंड इज दस ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, देखो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के अंदर जल्दी डिसॉल्व होता है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो ये ब्लड के अंदर इजीली क्या होता है? डिसॉल्व भी होता है, और उसी के थ्रू क्या होता है? इसका ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? चलिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं बोर्ड एग्जाम के लिए कि आप बताइए कि बैक्टीरिया के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, तब आप कहोगे सर कुछ नहीं, वो तो टाइनी ऑर्गेनिज्म है, नेकेड आई से दिखता भी नहीं, बहुत छोटी बॉडी उसकी है, बहुत एक ही सेल ही उसमें, ठीक है, तो उसमें जो है डिफ्यूजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जो एनिमल है उसकी बॉडी की साइज एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया बहुत बड़ी है, तो वहां पर डिफ्यूजन से काम बनेगा नहीं, तो वहां पर हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट को हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है। ठीक, अब बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब अगला जो टॉपिक यहां पर हम आपके पास है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ब्लड। ठीक है बाबू, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन ब्लड में आपको जो है यहां पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, तो यहां पर ब्लड लिखा है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन ले जाता है? ब्लड। देखो क्या लिखा है, जैसे आपने भाई कोई आपने फूड खाया, फूड का डाइजेशन हुआ, फूड से जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल निकले वो सारे के सारे डिसॉल्व हो गए ब्लड में। ब्लड ने क्या किया? पूरे मटेरियल को पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, और आपको एनर्जी मिली किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या लिखा है? यहां पर लिखा है प्यारे बच्चों, इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बाबू ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में प्रेजेंट है, हर एक हिस्से में है, हर एक सेल में है, हर एक ऑर्गन में है, हर जगह है, तो इस वजह से इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और फ्लूइड के फॉर्म में होता है। ठीक, ये बेटा लिखा देखो कंपोनेंट, ब्लड के कंपोनेंट क्या होंगे? ब्लड के कंपोनेंट होता है बेटा प्लाज्मा, रेड ब्लड कार्पसल्स मतलब आरबीसी, ठीक है आरबीसीज, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स मतलब WBCs, और थर्ड वन इज द प्लेटलेट सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर होता है बेटा प्लेटलेट। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, ये प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट क्या करता है? फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वेस्ट एक्सेट्रा। अब बेटा आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाउट आया होगा, तो मैं डाउट को खत्म करता हूं। देखिए सपोज दैट प्यारे बच्चों, यहां पर लेक्चर का समय पहले देखते बेटा, हमको लगता है कि लेक्चर काफी लेंदी हो गया, 43 मिनट का लेक्चर आपका हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको वॉच करें। जैसे बेटा यहाँ पर एक हमारे पास मीडियम है, एक बीकर है, ठीक है, और बाबू इस बीकर के अंदर मैंने ब्लड ले लिया। क्या ले लिया? इस बीकर के अंदर बाबू मैंने क्या ले लिया? ब्लड। ये लीजिए, इस बीकर के अंदर क्या ले लिया आपने? ब्लड भर लिया। ठीक है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, WBC, प्लेटलेट सब इसी में है बाबू। ठीक है, तो ये ब्लड आपने ले लिया यहाँ पर, तो इसको मैं लिख भी दे रहा हूं ब्लड। ये क्या ले लिया आपने? ब्लड। ठीक, अब बाबू जो आपने यहाँ पर ब्लड लिया है, अब इसको जो है ना, इस ब्लड को हम क्या कर देते हैं? सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? इसको सेंट्रीफ्यूज कर देते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब एक मशीन, आपने एक टर्म पढ़ी होगी सेंट्रीफिकेशन। इसको हम बहुत तेजी के साथ घुमा देंगे। घुमाने से क्या होगा? जो हैवियर पार्टिकल होंगे वो नीचे सस्पेंड हो जाएंगे बाबू। तो नीचे सस्पेंड क्या हो जाएगा? आरबीसी और WBC। खून में, ब्लड में जो हैवियर पार्टिकल वो क्या है? आरबीसी और WBC, वो नीचे तली में बैठ जाएंगे, और ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड दिखेगा बाबू। ऊपर क्या दिखेगा?
एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड आएगा इस तरीके से, ठीक है, स्लाइटली येलो कलर का एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड आपको दिखाई देगा। इस ट्रांसपेरेंट लिक्विड को हम क्या बोल देते हैं? दिस ट्रांसपेरेंट लिक्विड, दिस ट्रांसपेरेंट लिक्विड स्टूडेंट इज कॉल्ड प्लाज्मा, इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। और ये तो प्लाज्मा हो गया, और इसके अंदर देखो यहां पर सस्पेंड क्या हो जाएगा नीचे? आरबीसीज, और यहां सस्पेंड क्या हो जाएगा? डब्ल्यूबीसीज, और ये हो गया प्लाज्मा। तो ये नंबर 1 आपका, ये नंबर 2 और ये नंबर 3 हो गया बच्चा, कोई इश्यू नहीं है। तो अब देखो ब्लड के, ये खून है, इस खून के कंपोनेंट क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये क्या है? ये प्लाज्मा है। इसी प्लाज्मा के अंदर, इसी प्लाज्मा के अंदर क्या मौजूद है? प्लेटलेट। क्या मौजूद है बाबू? प्लेटलेट्स मौजूद है। क्लियर हुआ? अब देखो क्या लिखा है, कंपोनेंट प्लाज्मा, प्लाज्मा को आपने सेपरेट कर लिया, फिर रेड ब्लड कार्पसल्स यहां, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स यहां, ठीक है। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट, ये जो प्लाज्मा आप देख रहे हो, ये ट्रांसपोर्ट क्या करेगा? ये किसको पकड़ेगा बेटा? फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजिनस वेस्ट को, एक्सेप्ट्रा, ठीक है। तो प्लाज्मा ट्रांसपोर्टेशन किसका करता है? फूड का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का और वेस्ट मटेरियल का। क्लियर बच्चा? अब यहां पर सुनो एक बात और बेटा, कि जो आपका ये प्लेटलेट है ना, ये हेल्प करता है, प्लेटलेट हेल्प कहां करता है? ब्लड क्लॉटिंग में। कहां पर? ब्लड, जब किसी को चोट लग जाती है ना, तो खून का थक्का बनता है। क्या बनता है? जैसे उंगली कट गई, कुछ देर बाद यहाँ पर एक ब्लड की, खून की एक मोटी सी लेयर बन जाती है, फिर ब्लड बहना, उसका फ्लो रुक जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट की वजह से होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ मैं आपको सेकेंडरी नाम भी लिखवा दे रहा हूँ इसका, जो आपको हमेशा याद करके रखना है, ठीक है, रिलेशन टू द ब्लड। बाबू, अगर मैं आप आरबीसी की बात करते हो, तो आरबीसी को रेड ब्लड कार्पसल से भी कहते हैं, रेड ब्लड सेल से भी कहते हैं। इसका एक और नाम है इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? इरिथ्रोसाइट कहते हैं बेटा इसको। और एक बाबू क्या है? डब्ल्यूबीसीज है, इसको क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और प्लेटलेट जो आपने अभी पढ़ा, प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद हो गई, ठीक बाबू। अब यहां पर फंक्शन ऑफ ब्लड कल पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ ब्लड में कल मैं आपको हार्ट पढ़ाऊंगा, और हार्ट के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे नेफ्रॉन, और उसमें लिम्फोम की बात भी इसी ब्लड में कल आपको मैं सिखाऊंगा, जो है आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल सिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, ठीक। ये जो टॉपिक आपने पढ़ा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। टॉपिक तो देखिए हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि मैंने इस सीरीज को 2 पार्ट में प्यारे बच्चों डिवाइड किया था, लेकिन हमें लगता है कि इस सीरीज का तीसरा पार्ट भी मुझे आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सीरीज मैं जब पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि लेक्चर छोटा कर दूं, लेकिन जब कंसाइज करता हूँ तो बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जो लेफ्ट होते हैं, छूटते हैं, तो फिर वो जो है ना थोड़ा सा अधूरा रहता है लेक्चर। भाई आधी चीज आपको बताऊं, आधी ना बताऊं, तो वो कंप्लीट स्टडी नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ केवल फॉर्मेलिटी तो करनी नहीं है बाबू। ये हमारा, भाई चलो मान लेते हैं कि मेरा यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, मेरा यूट्यूब चैनल है, वो अपना है, ये एक अपना पैशन भी है। मेरा चैनल कितना रीच कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, अभी भाई उसके लिए क्या कहा जाए, ठीक है। आप, मैं बस आपसे इतना कहूँगा स्टूडेंट्स कि अगर मैं, आप मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को थोड़ा सा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, इसको जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड करें अपने दोस्तों के साथ जो 10th बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। तो कॉपरेशन, ये जो सारी चीज़ें बिल्ड होती है ना, वो बच्चों की वजह से ही होती है भाई। ये जो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं, इसमें इनमें जो हाइक मिलती है ना, वो अचानक से नहीं आती। देखिए चैनल
जो होते हैं ना, ये कोई गाने बजाने और ऐसा चैनल तो है नहीं कि जो आम आदमी भी देखेगा। भाई एक आदमी है जो एजुकेटेड नहीं है, इलिटरेट है, उसको क्या पता जो है कि प्लाज्मा क्या है ना। तो आज जो दुनिया है वो ऐसे वीडियोस की तरफ ज्यादा रुख कर रही है जिसमें एंटरटेनमेंट है। और बच्चों का एंटरटेनमेंट तो मेरे ख्याल से एजुकेशन से होना चाहिए। प्यार किससे होना चाहिए? किताबों से होना चाहिए, पढ़ाई से होना चाहिए। ठीक है। तो यही सब बातें हैं बेटा। बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर मैं चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करने का भी काम करें। तो कल मिलते हैं और यहाँ पर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जहाँ पर हार्ट पढ़ाऊंगा और हार्ट की कंप्लीट स्टडी करा दूंगा बेटा, जहाँ पर डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट है और हार्ट का पूरा फंक्शन। ठीक है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करते रहिए। उम्मीद है कि आप सभी सक्सेस होंगे और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।